एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 100 सुनार की तो एक लुहार की। क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है? जिस तरीके से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की कमान संभालनी शुरू कर दी है, जी हाँ, दुनिया की ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो यूरोप का जर्मनी के चांसलर ओलाफ बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि जर्मनी में AfD पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में आगे है और इसके लिए क्या अमेरिका जिम्मेदार है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर को यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा चाइना। ये कौन सी जगह है? ये है इंडियन ओशियन 2025। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। चांसलर ओलाफ शुल्ज का सत्तारूढ़ SDP गठबंधन प्री पोल सर्वे में बुरी तरीके से पिछड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी तेजी से आगे बढ़ी है। अभी AfD सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर है, जबकि पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें नंबर पर रही थी। AfD अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव मॉडल पर प्रचार कर रही है। पार्टी का एजेंडा भी ट्रंप की लाइन पर है। इस पार्टी ने जर्मनी फर्स्ट का नारा दिया है। AfD की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लग सकता है कि ये पार्टी हाल में हुए प्रांतीय चुनाव में 5 में से 2 प्रांतों में बहुमत हासिल कर चुकी है। संघीय चुनाव में भी इस बार AfD को रिकॉर्ड वोट मिलने की संभावना है। AfD युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। 50 साल से कम उम्र के लगभग 70% वोटर AfD को वोट देने की बात कह रहे हैं। जर्मनी में कुल लगभग 6 करोड़ वोटर हैं। AfD की नेता एलिस वीडल प्रवासियों के मुद्दे पर अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। उनका एजेंडा प्रवासियों को वीजा देने में कटौती करना, यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को विचार करना, यानी AfD यदि सरकार बनाने में सफल रहती है तो अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाएगी। एलिस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए CDU के फ्रेडरिच मर्ज और SDP के ओलाफ शुल्ज भी अब प्रवासियों को वीजा में कटौती का मुद्दा उठा रहे हैं। AfD की जीत भारतीय हितों पर भारी पड़ सकती है। हाल ही में जर्मनी ने इस साल से भारतीयों को 4 गुना अधिक स्किल वीजा जारी करने का ऐलान किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने अक्टूबर में अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि हमारे देश को भारतीय टैलेंट की जरूरत है, लेकिन इस चुनाव में कट्टरपंथी AfD पार्टी को जीत मिलती है तो जर्मनी फर्स्ट की नीति के तहत जर्मन लोगों को पहले जॉब ऑफर किए जाएंगे। फिलहाल जर्मनी हर साल 20,000 भारतीयों को स्किल वीजा जारी करता है। शुल्ज ने इसे बढ़ाकर 80,000 करने की बात कही थी। अभी जर्मनी में 2,85,000 भारतीय रहते हैं। AfD की सरकार बनने के बाद वर्क वीजा और परमानेंट रेजिडेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। साल 2021 में जहां 25,000 भारतीय छात्र थे, तो वहीं ये संख्या 2024 में बढ़कर लगभग दुगनी हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और टेस्ला के CEO एलन मस्क कट्टरपंथी AfD पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। पुतिन का कहना है कि AfD के सत्ता में आने से रूस के जर्मनी के साथ संबंध बेहतर होंगे, जबकि मस्क का कहना है कि AfD की जीत से जर्मनी यूरोप में फिर से शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। पुतिन और मस्क के समर्थन से AfD की लोकप्रियता बढ़ रही है। चुनाव में पहली बार भारतवंशी भी मैदान में है। सिद्धार्थ मुगदल CSU पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुद्दा जर्मनी की इकोनॉमी को बेहतर बनाकर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार देना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप एक मीटिंग देख रहे हैं। ये मीटिंग कब की है? तो ये मीटिंग है इंडियन ओशियन 2025। आप स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर देखिए। यह साल 2016 की है, जब यहाँ पर जयशंकर ने अपना स्पीच दिया था, और साल 2025 में एक बार फिर से डॉक्टर एस जयशंकर पर स्पीच दे रहे हैं। इंडियन ओशियन में भारत का जो रोल है, उस रोल को लेकर यहाँ पर इन्होंने बात की, और इसके साथ साथ इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पुनः स्थापित किया है। ये बयान अमेरिका से हाल
नेपाल के समर्थन के बाद आया, जिसने भारत की इस क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को मान्यता दी है। जयशंकर ने ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन में ये बात कही। इस सम्मेलन का विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने भारतीय महासागर को वैश्विक जीवन रेखा करार दिया और क्षेत्र के देशों से एक दूसरे की सहायता करने, अपनी ताकत को बढ़ाने और नीतियों में समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया। वर्तमान वैश्विक मामलों में काफी उथल पुथल है। उन्होंने भारतीय महासागर के दो छोरों पर विशेष ध्यान दिलाया कि एक और पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है, दूसरी ओर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गहरे तनाव और तेज प्रतिस्पर्धा है। इन चुनौतियों के बीच भारत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमताओं पर मजबूत है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत न केवल अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है, बल्कि भारतीय महासागर के पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। भारत संकट के समय जिम्मेदारियों को उठाने, सहायता प्रदान करने और नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इसे एक साझा प्रयास करार दिया। हाल ही में अमेरिका ने भारत को भारतीय महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में मान्यता दी है। यह समर्थन भारत की बढ़ती सामरिक और समुद्री शक्ति को रेखांकित करता है। जयशंकर ने कहा कि भारतीय महासागर के क्षेत्रों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सब कुछ अलग है, कल्चर अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन सभी को मिलकर यहाँ काम करना चाहिए। वैसे यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से मिले, यहाँ नेपाल की विदेश मंत्री से भी मिले और नेपाल की विदेश मंत्री ने यहाँ कहा कि देखिए, हमने कोई BRI साइन नहीं किया है और न ही लोन लिया है। पहले चीन के राष्ट्रपति ने दबाव डाला था कि लोन के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट को मंजूरी दे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने कोई लोन नहीं लिया है, बिना लोन के चीजें चलने की बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने इन सब बातों को कहा कि PM ओली को भी भारत बुलाया जाता तो ये बहुत खुशी की बात होगी। विश्लेषकों का कहना है कि चीन समर्थक नीतियों और बेवजह भारत विरोधी बयानबाजी की वजह से ओली को भारत नहीं बुलाया जा रहा है। चीन के साथ BRI समझौते पर देउबा ने कहा कि BRI केवल नेपाल और चीन के बीच विकास कार्य को लेकर एक सहमति पत्र है। यहीं पर मुलाकात हुई बांग्लादेश के भी जो मिनिस्टर हैं उनसे, और यहाँ पर भारत ने सारी बातें उठाई। सारी बातों के बीच में ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि एक बार फिर से सार्क को रिव्यू करना चाहिए, रिन्यू करना चाहिए, फिर से शुरुआत करना चाहिए, हम लोगों को इस तरीके से अटक कर नहीं रहना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई। चाइना को ये इसलिए नहीं पसंद होगा क्योंकि एक समय था जब चाइना ने महासागर को लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब है, क्या हिंद महासागर का मतलब हो गया भारत का सागर? ये भारत का सागर थोड़ी है। खैर, अब सार्क को लेकर एक बार फिर से बैंड बाजा बजा रहे हैं विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन, और ओमान में मस्कट में ये 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई है। देखना होगा कि इसमें कहा गया कि गंगा जल समझौते को लेकर एक बार फिर से बात करने की बात कही गई। इसके अलावा BGB और BSF के बीच में भी बैठकों की बात कही गई। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को यहाँ मिलने वाली है बांग्लादेश और भारत के बीच में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।